हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स का बेसिक डिस्कशन किया था। आइए आज कुछ आगे सीखते हैं टैक्स के बारे में। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। सर, हमें क्यों जानना है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम? देखिए, किसी पर्सन का टैक्स डिपेंड करता है उसकी टोटल इनकम को। तो उसकी टोटल इनकम में हम इंडियन इनकम ऐड करेंगे या उसमें फॉरेन इनकम भी ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस पे। सो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम फिक्स होता है कि उसमें कौन कौन सी इनकम ऐड करनी है, इंडियन इनकम या फिर उसमें फॉरेन इनकम भी ऐड करनी है। और रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए इनकम टैक्स में कुछ कंडीशंस दिया है। अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप बनेंगे रेसिडेंट, और कंडीशंस फुलफिल नहीं करते तो आप नॉन रेसिडेंट होंगे। ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल एवरी प्रीवियस ईयर के लिए चेक करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशंस दिया है इनकम टैक्स में। दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल की इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है, उस साल में उस प्रीवियस ईयर में अगर आप इंडिया में 182 डेज स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया। अगर आपका ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका अल्टरनेट दिया है, और 182 डेज से कम आता है तो चेक करो क्या 60 डेज या उससे ज़्यादा है इन करंट प्रीवियस ईयर। एंड इसके साथ पिछले 4 सालों में आपने इंडिया में 365 डेज स्पेंड किया है। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज। अगर इससे कम आता है तो चेक करो क्या 60 डेज आता है या उससे ज़्यादा है। 60 डेज के साथ बीच में एंड लिखा है, तो 60 डेज एंड 365 डेज ये दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में और है, इसका मतलब इधर 182 डेज और 60 एंड 365 डेज, दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया मतलब आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। नाउ यू विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। एक बार आप रेसिडेंट बन जाते हैं तब हम लोग चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। दो एडिशनल कंडीशन है और दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में जिस साल की इनकम की बात हो रही है उससे पीछे के 10 साल में अगर आप 2 बार रेसिडेंट बन जाते हैं इंडिया में एनी 2 ईयर्स, एंड लास्ट 7 ईयर्स में आपका टोटल नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन इंडिया 730 डेज और मोर है, तो फिर आपने ये दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, सॉरी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंडीशन चेक करने के बाद आपको क्या देखना है, इफ एनी वन बेसिक कंडीशन दैट इज दिस 182 or 60 and 365, if any one basic condition is satisfied then person is a resident, तो आप रेसिडेंट बन गए, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। इफ पर्सन इज रेसिडेंट, अगर आप रेसिडेंट बन जाते हैं बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तब हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। एंड इफ एडिशनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एडिशनल कंडीशंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन यू विल बिकम ROR, मींस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। Otherwise, you'll be treated as resident but not ordinary resident. बात समझ में आई? सो रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे उसकी टोटल इनकम कंप्यूट होगी, और रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है पर्सन कि नॉन रेसिडेंट है ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया। तो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन ये दोनों हमें चेक करना पड़ता है, तो पता चलता है पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। लेकिन इस बेसिक कंडीशन की कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें ये सेकेंड वाला बेसिक कंडीशन दैट इज ये 60 एंड 365 डेज वाला
कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे 3 सिचुएशन है where second basic condition is not applicable. First condition, first exception, Indian citizen leaving India for employment outside India. कोई पर्सन इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। Second exception, Indian citizen being crew member of Indian ship leaves India during previous year. कोई इंडियन शिप पे काम करता है, क्रू मेंबर है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है शिप पे। एंड थर्ड सिचुएशन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स कोई पर्सन who himself or his parent or his grandparent born in undivided India, that is India before 1947, including Pakistan and Bangladesh, comes to India for visit and his total income is up to 15 lakh other than foreign income, तो वो भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। और इसके लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन दैट इज 60 एंड 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। बट सर अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इसके ऊपर एक लास्ट ईयर अमेंडमेंट आई है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिट एंड हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, अप टू 15 लाख है तो वो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में है। बट अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, बट विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। Instead of 60 days, you will consider 120 days. And if above person, ये exception वाला person जिसका 15 लाख से ज़्यादा income है, stay in India for 120 days or more, but less than 182, because 182 से ज़्यादा हो गया तो first basic condition satisfied. And ये exception second basic condition के लिए था. So more than 182 days or less than 182 days, sorry, more than 120 days or less than 182 days, then he will be treated as R and NOR, मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, डायरेक्टली हम लोग इसको R एंड NOR बोल देंगे। बट इफ पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन एनी कंट्री, वो किसी कंट्री में रेसिडेंट नहीं है, एंड इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में उसको टैक्स भी नहीं पे करना है, देन he will be deemed resident but not ordinary resident in India। तो उसको भारत सरकार अपना डीम्ड रेसिडेंट मान लेगी अगर वो पर्सन किसी और कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, किसी और कंपनी में, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।